जी हाँ, वो उसके क्या क्या चीज़? स्ट्रिंग के मेथड से स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना? हम्म। हाँ, अगर आप सी शार्प की बुक्स में देखेंगे ना, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि वो स्ट्रिंग की क्लास को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, उसके मेथड्स को डिस्क्राइब कर रहे होंगे और इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं। वो स्ट्रिंग के मेथड्स जो है वो हमें टाइम मिला तो इन बिटवीन यूज भी करते रहेंगे और देख लेंगे उसे। नहीं मिला तो वो आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की क्लास है, उसमें मेथड्स मौजूद हैं। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसका नाम मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल समझने से पहले जनाब ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मुराद क्या है। देखें जी, थ्योरेटिकली थ्योरी वाइज किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस वक्त कहा जाता है जब उसमें कम से कम 3 फीचर लाजमी हो। एक है जी इनहेरिटेंस, दूसरा है जी इनकैप्सुलेशन, तीसरा है जी पॉलीमॉर्फिज्म। ये 3 चीजें अगर किसी लैंग्वेज में मौजूद हैं, ये हैं क्या, इसके ऊपर अभी बहस होगी और होती रहेगी और अगली 2 क्लासों में होती रहेगी। लेकिन ये अगर हैं तो लैंग्वेज क्या है? एब्स्ट्रैक्शन भी कुछ लोग अलग कह देते हैं, कुछ इसके साथ रख लेते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह देखे होंगे तो उसमें। तो जनाब ये चीजें किसी लैंग्वेज में है तो वो लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या? ये एक पैराडाइम है, ये काम करने का तरीका है, कोड लिखने का तरीका है। सी लैंग्वेज में भी आप चाहें तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं, सी शार्प में भी करवा सकते हैं, लेकिन दोनों का कोड डिफरेंट होगा। सही है? ठीक है। सी शार्प में, जावा में, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, वो किसी हद तक फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। तो जनाब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, वो इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इंपॉर्टेंट चीज है चाय। ठीक है। हाँ नहीं, विजुअल स्टूडियो में नहीं, विंडोज प्रोग्रामिंग अलग चीज है, ये हम डेस्कटॉप डेवलपमेंट करते हैं। डिपेंड करता है कितने फीचर्स है उसमें। हाँ, उसमें टेक्निक्स होती हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, रीफैक्टरिंग होती है, टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, करते हैं उसको, कम करते हैं, लेकिन एक हद तक ही कर सकते हैं ना, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। ठीक है। तो जनाबे वाला हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ब्रेक कब दिया था हमने? ब्रेक देते वक्त क्या था? 45 है, पक्की बात है? 40 थे। अब आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? बस ठीक है, इसका तो 15 मिनट हो गए ना। हाँ, सही है। तो जनाबे वाला डिस्कशन हमारी हो रही थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, और मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अगर हम उसे कहें कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जनाब इसके अंदर ये तीनों चीज़ें समझने के लिए
आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को पता है ये क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ जी, जी सही है। और वो ठीक है, लेकिन क्लास अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है? जरूरी नहीं है कि क्लास ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, या अगर कोई है तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और जैसा कार है, कार ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है। डिफरेंस क्या होता है क्लास से? क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्लास को कॉल करने के लिए हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बता स्टेटमेंट और मेथड को और वेरिएबल्स को यूज करने के लिए मतलब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यूज कर सकते हैं। देखें, ये डिस्कशन जो हमारी चलेगी थोड़ा सा मैं समझना समझाएगा जब हमें पहली चीज ये पता चले कि डिफरेंस क्या है क्लास में और ऑब्जेक्ट में। डिफरेंस बताने में दो चीजों का डिफरेंस कैसे बताते हैं? कंपेयर करके क्लास में जनरल प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाते हैं और फिर हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टू यूज दो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सही है। ये तो हमने टेक्निकल टर्म्स में बात कर ली, इनको तो पता, बाकी लोगों से पूछना क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? कंट्रोल करना है तो ऑब्जेक्ट में भी, और कंसिडर करना है तो क्लास में नहीं तो कोड है फंक्शन वगैरह, और ये फंक्शन वगैरह जो तुमने क्लास चलिए मैं आपको बिल्कुल देना चाहूँगा। ये क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस आपको इस तरीके से समझें कि क्लास जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकली एग्जिस्ट करने से क्या होना चाहिए? मेमोरी में रिजर्व करते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो मेमोरी में नहीं होती, लेकिन आपसे इन जनरल पूछा जाए कि आप विदाउट कंप्यूटर विदाउट मेमोरी फिजिकल एग्जिस्टेंस से क्या मतलब है? एक इंसान फिजिकली प्रेजेंट है, एक इंसान है तो फिजिकली प्रेजेंट है तो आपके लिए फिजिकली एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई इंसान फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका क्या मतलब है? शुरू बचिए। देखिए सिंपल समझ लें कि फिजिकली एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि रियल वर्ल्ड तो हम कहते हैं कि बाकी कोई है, अगर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट्स को भी आपको इसी तरीके से बनने हैं जैसे इंसान की बात करें। तो चले अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कभी आपने इंसान को देखा है? किसने देखा है? नहीं देखा, नहीं किसी ने कहा था ना देखा है। हाँ, इंसान को देखा आपने? किसको देखा? इंसान को देखा है? इंसान नाम को जरा नहीं बोलते सकते ना। अच्छा, किसी का नाम इंसान रखना है तो वो इंसान हो जाएगा। ह्यूमन को देखा आपने, तो इंसान को देखा, तो हम सब क्या है? सभी तो इंसान है। ह्यूमन के ऑब्जेक्ट, हम सब ह्यूमन के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इंसान जो है वो इंसान क्लास है। ठीक है, इंसान कोड है, हम सब उसके क्या है? तो फिजिकली इंसान कोई चीज नहीं है। देखिए हर चीज इंसान का ऑब्जेक्ट है और हर जो चीज उसका ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल है। अगर आपको तो एक्चुअली कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना,
वो बहुत ही रियल वर्ल्ड अप्रोच को सामने रख के बनाई गई है। इसमें पहला तुमने ये कहा जाता है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कि हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने से मुराद ये है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचें कोई सी ऐसी चीज जो विदाउट क्लास है, मसलन कोई भी नाम ले लें, जैसे मैं कार की बात करता हूं तो कार तो बहुत सारे हैं, जितनी भी कार है वो एक्चुअली किसी कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब करना होगा, देखिए अब मैं यहाँ क्लास बना रहा हूं, ये मैं फैन की क्लास बना रहा हूं। तो फैन की क्लास जब मैं बनाऊंगा तो फैन की क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, चलें पहली प्रॉपर्टी स्पीड। स्पीड की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल 10.5 रख दूं मैं, क्या वैल्यू मैं यहीं पर दूंगा, नहीं यहां नहीं दूंगा, क्योंकि हर फैन की स्पीड डिफरेंट होगी। अगर मैंने स्पीड यहां दे दी तो तमाम फैन की स्पीड सेम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही। और नंबर ऑफ विंग्स, चलें और बताएं, कोई टाइप रख लेते हैं, उससे नंबर ऑफ विंग डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। और कलर, चलें कलर ले लेते हैं, ठीक है। और साइज ले लें, और चलें 3 ही रख लेते हैं, मुश्किल हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। एक्शंस क्या होंगे वही फैन के, ये ऑन होता है और ऑफ होता है, तो एक ऑन का फंक्शन है इसमें, और जनाब एक होगा ऑफ का फंक्शन। ये बन गई हमारी फैन की क्लास, ठीक है। अब देखिए फैन, ये चीजें बताते बताते मैं बहुत सारी चीजें आपको और बताऊंगा, तो वो जाहिर है सारी चीजें याद आपको नहीं रहेंगी, तो वो घर जाके आप वीडियोस देखें और कुछ क्वेश्चन ध्यान में आए तो उससे पूछ लीजिएगा। तो वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन आप जो है वो कोर्स एंड होने के बाद ही पूछते हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि किसी भी क्लास में 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास के किसी मेथड के अंदर बने होते हैं। अच्छा, मेथड क्या है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तो बनते हैं वेरिएबल, और जितने भी एक्शन है वो बनते हैं मेथड्स, और क्लास जो है वो वेरिएबल्स और मेथड्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो क्लास के अंदर मौजूद किसी मेथड के अंदर होते हैं, उनको कहा जाता है उस क्लास का मेथड का लोकल वेरिएबल। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं इंटीजर स्टेटस, और इनिशियली इसमें 0 रख देता हूं, सही है। अब ये जो इंटीजर स्टेटस है ये एक लोकल वेरिएबल है। इस स्टेटस को मैं इस मेथड के बाहर यूज नहीं कर सकता, इसी के अंदर यूज करूंगा। ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, जो कि एक मेथड के अंदर मौजूद है, और जाहिर है मेथड किसी क्लास में बना है, और C# में कोई भी मेथड विदाउट क्लास नहीं बन सकता, क्लास के बाहर नहीं बनता इसमें कोई, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो मेथड के अंदर नहीं होते लेकिन क्लास के अंदर होते हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो मेथड के अंदर नहीं होते लेकिन क्लास के अंदर होते हैं, उनको कहा जाता है क्लास वेरिएबल्स। C# की टर्म्स बात कर रहा हूं, क्लास वेरिएबल्स। ये क्लास वेरिएबल्स उस क्लास में कहीं भी यूज हो सकते हैं। ये वेरिएबल्स
उस क्लास में कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, मैं चाहूं तो स्पीड को यहां यूज कर सकता हूं, चाहूं तो कलर को भी यहां यूज कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं। ग्लोबल नहीं है ये, देखें ग्लोबल का मतलब होता है कि वो कहीं भी यूज हो जाए वो, लेकिन ये इसी क्लास में यूज होंगे, क्लास के बाहर यूज नहीं होंगे। क्लास के बाहर यूज करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। फिलहाल ये समझ लें अभी कि ये क्लास वेरिएबल्स जो होते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी क्लास में तो होते हैं लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं होते। अंदर ना होने से मुराद बनाए कहाँ गए, ये वेरिएबल बना कहाँ है मेथड के अंदर, तो ये लोकल है। ये बना कहाँ है, ये मेथड के बाहर बना है, क्लास के अंदर है, तो ये क्लास वेरिएबल है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्लास वेरिएबल्स के साथ लगते हैं, लोकल वेरिएबल्स के साथ नहीं लगते। वो क्या होते हैं उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो फॉर एग्जांपल ऑन के अंदर मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन फैन इज चलिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिया ऑफ। एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे जो कि जाके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करके इसको ऑन या ऑफ कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखें ये क्लास जो है, क्लास तो बन गई लेकिन क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकली एग्जिस्ट करने से मुराद कंप्यूटर टर्म्स में मेमोरी में नहीं आती। कंप्यूटर की मेमोरी में जो चीज आती है ना वो फिजिकल होती है। मसलन आपको पता है नोटपैड एक एप्लीकेशन है, इसमें है इंस्टॉल है, लेकिन नोटपैड अभी तक मेमोरी में नहीं है। कब आएगा? मैं नोटपैड ओपन करूंगा, मेमोरी में आ गया तो इसका मतलब फिजिकल है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो इसी तरीके से जनाब ये जो फैन है तो सही लेकिन अभी मेमोरी में नहीं है। मेमोरी में कब आएगा? जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका ऑब्जेक्ट आप कहां बनाएंगे? किसी और क्लास में भी बना सकते हैं और मेन में भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं फैन f इक्वल्स टू न्यू फैन। इसमें दो चीजें हैं, एक है फैन f और एक है f इक्वल्स टू न्यू फैन। यानी इस कोड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन और ये है ऑब्जेक्ट, उल्टा बोल गया मैं, ये है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन और एक ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। इनको एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैंने लिखे ना फैन f, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लिखते हैं इंटीजर i। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। तो ये फैन क्या है? नहीं, ये भी डेटा टाइप है। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लें, जो आप सुनेंगे कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम एक नई डेटा टाइप बनाते हैं। जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम एक्चुअली एक नई डेटा टाइप बना रहे होते हैं। जैसे फैन अब एक डेटा टाइप हो गई है, लेकिन फैन आप इसी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यहां मौजूद है। किसी और प्रोग्राम में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहां वो क्लास होगी नहीं। तो इसको और जरा डिफाइन कर लें कि इंटीजर एक्चुअली एक क्लास है, डबल एक्चुअली एक क्लास है, स्ट्रिंग एक्चुअली एक क्लास है जो कि पहले से बनी हुई है। कहां बनी हुई है? ये आप ऊपर यूज करते हैं ना, यूजिंग सिस्टम, इनमें बनी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। तो फैन एक क्लास है और जिस तरह इंटीजर आई लिखते हैं तो आई इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाता है, इसी तरह एफ किस टाइप का वेरिएबल हो गया? फैन टाइप का वेरिएबल हो गया। फैन टाइप का वेरिएबल है कौन? एफ। सही है। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि इंटीजर आई तो हम लिख देते हैं लेकिन वो एक डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनता है, अब इंटीजर में तो नंबर स्टोर होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर स्टोर नहीं होगा ना, यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मेथड्स स्टोर होंगे। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम फैन के जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो F और F2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों अलग अलग फैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है, ठीक है। तो जाहिर है दोनों फैंस जो हैं उनका हो सकता है टाइप डिफरेंट हो सकता है दोनों का कलर भी डिफरेंट हो सकता है दोनों की स्पीड भी डिफरेंट हो। सही है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज इन दोनों में होंगी क्योंकि दोनों फैन के ऑब्जेक्ट हैं। सही है, कोई बात अगर जहन में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं मारूंगा नहीं, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तौबा तौबा। मैंने कहा जब हम कोई नई क्लास बनाते हैं तो नई डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो जनाब क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था भाई, ज्यादा हो गया, कॉल कर रहे थे। फैन के हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, आज जब ज्यादा हो जाए ना तो बता देगा। ये दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास जो होती है ना, इसमें सबके सर में दर्द होता है, फिर जाते हैं सब, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये इस कोर्स की अगर हम एक स्केल बनाएं, सबसे मुश्किल क्लास और सबसे आसान क्लास, तो आसान क्लास में आपको सेकंड नंबर पे ये क्लास मिलेगी। सबसे आसान क्लास कौन सी थी, पहली क्लास, उसके बाद ये सबसे आसान क्लास है, ठीक है। तो फैन के हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक F बना लिया और एक F2 बना दिया। मैं ये बता रहा था कि ये क्या है, तो जनाब ये जो लिखा हुआ ना न्यू फैन, ये एक्चुअली ये जो लाइन है न्यू फैन, सिर्फ ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये फैन का ऑब्जेक्ट बना देती है। क्या कर देती है, फैन का ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना देती है। सही है, लेकिन फैन का ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन जाता है, मेमोरी के अंदर मौजूद होता है, उसको एक्सेस कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता। देखें कंप्यूटर मेमोरी होती है ना, किस तरह की होती है, आपने बनाया एक वेरिएबल जिसमें 10 स्टोर करवा दिया, वेरिएबल का नाम था i, तो i एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है 10 को, 10 बाइनरी फॉर्म में स्टोर है। अब आप i प्रिंट करवाते हैं तो 10 होता है, तो i खुद क्या है, देखें 10 तो मेमोरी में स्टोर है, लेकिन i क्या है, i एक्चुअली जो है i जो है वो बता रहा है आपको वो लोकेशन मेमोरी में जहां पर 10 पड़ा हुआ है। मेमोरी जो है पूरा समंदर है, अगर कोई चीज वहां अनरेफरेंस पड़ी हुई है तो बस पड़ी हुई। इसको एक आप और एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जब भी कोई चीज मैं डिलीट करता हूं तो वो कहां जाती है, रिसाइकल गेम में भी डिलीट कर दो तो क्या चाहिए, हाँ पहले सेमेस्टर के पढ़ाने वाली बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, सर जब हम कोई चीज डिलीट कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, उसकी आइडेंटिटी यूज हो जाती है, वो आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें 10 स्टोर किया, ठीक है। ये चलिए MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे रखा और उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया। अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, उस टाइम तक मेमोरी में शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने, अब कहाँ गया, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है तो वो रीड नहीं कर सकते। और कुछ टाइम तक मेमोरी में होता है, फिर मेमोरी रिलीज कर देता है। वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना, तो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, कोड आपका जो ऑब्जेक्ट बनाता है वो गार्बेज कनेक्ट हो जाता है, लेकिन MS वर्ड का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया
उसको शॉर्टकट ले लिया डेस्कटॉप पे और डिलीट कर दिया, क्या होगा? हार्ड डिस्क के अंदर ये वो तो हार्ड डिस्क में ही होना चाहिए, वो भी यही बात कर रहे लेकिन सर उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक ब्लॉक बन जाता है जिसको हार्ड डिस्क रीड नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, मुझे ये बताएं, जब आप किसी डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट बनाते हैं तो वो शॉर्टकट क्या होता है? एड्रेस बनाना होता है। मैंने शॉर्ट का डॉक्यूमेंट बनाया, उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पर रखा, वो शॉर्टकट खुद क्या है? वो सिंपल वो जो डेटा रखा है आपने उसका पता है, उसका एड्रेस है। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वो उस जगह पे पहुंच जाता है, उस मेमोरी एड्रेस में। सही है? सिर्फ शॉर्टकट डिलीट करूंगा तो डॉक्यूमेंट तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट अगर मैंने डिलीट कर दिया और फिर शॉर्टकट पे क्लिक किया तो वो उस लोकेशन पे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट अगर डिलीट कर दिया तो वो इसके मेमोरी में होता है, मेमोरी से कहीं नहीं जाता वो। सही है? लेकिन उसको उसकी मार्किंग इस तरीके से कर दी जाती है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी की जरूरत है तो उसको ओवरराइट करना चाहिए। सही है? तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि उसको और मेमोरी चाहिए और उस मेमोरी पे कोई ऐसा डेटा मौजूद है जो कि मार्क हुआ है डिलीट, तो वो उसको ओवरराइट कर देता है। और अगर वो पढ़ा है और ओवरराइट ना हो तो आप जो है उसको रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा रिकवरी टूल्स। सही? डेटा रिकवरी टूल्स क्या कर रहे होते हैं? ये देख रहे होते हैं कौन सा डेटा मार्क हुआ है डिलीटेड और उसको अनमार्क कर देते हैं। क्लास समझ में आए? ठीक है? इसका इससे क्या ताल्लुक है? इसका इससे ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम लिखते हैं न्यू फैन, जब हम लिखते हैं न्यू फैन तो मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाता है। सही है? इस ब्लॉक में 3 वेरिएबल होते हैं क्योंकि हमने 3 बनाए और 2 ऑन ऑफ के मेथड होते हैं। ये ब्लॉक कितने साइज का होगा भाई? ये तीनों डबल है ना, तो हमारे कोई डबल डबल की जगह लेगा, ऑन ऑफ जितने जगह लेंगे वो लेंगे। इस ब्लॉक का कोई स्टार्टिंग एड्रेस होगा और नंबर 1000 होगा। सही? ये ब्लॉक बन गया, मैंने लिखा न्यू फैन, ब्लॉक बन गया। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो ये ब्लॉक तो बन जाएगा, लेकिन क्या इस ब्लॉक को मैं अपनी किसी और कोड से एक्सेस कर सकता हूं? अब मैं इस ब्लॉक को एक्सेस करना चाह रहा हूं, नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका पता नहीं मालूम। इसका पता ये है, मुझे इसका पता नहीं मालूम। इसका पता मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा ताकि फिर उस पते से इस ब्लॉक को एक्सेस कर सकूं, जैसे शॉर्टकट बनाते हैं। तो ये जो हम लिखते हैं ना f, ये एक्चुअली वो वेरिएबल है जिसके पास ये अता पता है, इसका एड्रेस है। यानी f के पास क्या मौजूद है? इस ब्लॉक का एड्रेस मौजूद है, इस ब्लॉक का एड्रेस मौजूद है कि ये ब्लॉक मेमोरी में कहां मौजूद है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एक शर्त है, और शर्त ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को उसी ऑब्जेक्ट की टाइप का होना चाहिए। अगर फैन के ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैं f में स्टोर कर रहा हूं तो f को फैन टाइप का होना चाहिए। अगर f जो है वो ह्यूमन टाइप का होगा तो उसमें फैन के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर नहीं होगा। सही? ठीक है? अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा f डॉट स्पीड तो फौरन ही मेरा कंपाइलर क्या करेगा? f पे जाएगा और f से फौरन स्पीड को कॉल करेगा। यहां मैं लिखूंगा f डॉट ऑन तो फौरन f पे जाएगा और f से ऑन पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑन लिख दूं तो अभी कौन सा ऑन, कहां से आ गया ऑन, किस कहां है ऑन, नहीं पता चलेगा। और अगर मैं ये ना बनाऊं और फिर लिख दूं f डॉट ऑन तो ये f क्या चीज है? बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में
फंक्शन हम डायरेक्ट बना के एक्सेस नहीं करते हैं, बल्कि उसको रखते हैं क्लास में, क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करते हैं। अब फैन के आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना लें, हर एक का अलग अलग ब्लॉक बना हुआ होगा। अगर मैं फैन के 4 ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ऐसे 4 ब्लॉक बनेंगे मेमोरी के अंदर। हर एक का ज़ाहिर एड्रेस डिफरेंट होगा और हर एक का वेरिएबल का नाम भी डिफरेंट होगा, तो हर एक के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर होगी और हर एक का ऑन अलग होगा, हर एक का ऑफ अलग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? जी हाँ, क्लास क्रिएट करने के बेनिफिट जो हैं वो एक्चुअली जो हमारे वो 3 फीचर्स है ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, वो एक्चुअली फायदे हैं। देखें, ये जो 3 चीजें बोली जाती हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये 3 चीजें होती हैं, तो भाई ये ऐसी है क्या? ये एक्चुअली अगर आप कोड इनको यूज करते हैं तो आपका कोड बेहतर हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है, इजी टू रीड हो जाता है। तो ये एक्चुअली फायदे हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वो क्या फायदे हैं। तो उनको करने के लिए क्लासेस बनाना जरूरी है। बगैर क्लास बनाए आप इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग तो मेथड लेवल पे होती है, उसका यहाँ कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? हाँ, देखो क्लास लेवल पे चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, ओवरलोडिंग तो मेथड से बिलोंग करता है, ओवरलोडिंग का क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवरलोडिंग तो मेथड लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे थे ना। मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग तो सी लैंग्वेज में भी होती है। सी लैंग्वेज में भी आप डिफरेंट सिग्नेचर के और सेम नाम के मेथड्स बना सकते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्लासेस की और ऑब्जेक्ट्स की।